गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 रासायनिक संयोग के नियम के बारे में। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका चैप्टर नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको थ्योरी के साथ साथ इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। एक बात मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में केवल 2 टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो टॉपिक आपका होता है, यह पूछा जाएगा कि किस नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, और जो दूसरा टॉपिक पर क्वेश्चन बनता है वो आपका गुणित अनुपात के नियम पर। तो 2 बात आपको ध्यान में रखना है। पहला, आपको यह ध्यान में रखना है कि किस नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, और जो दूसरे टॉपिक पर क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है गुणित अनुपात के नियम पर। इस चैप्टर में आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि गुणित अनुपात के नियम पर बेस्ड है। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप तुरंत टिक कर सकते हैं, गुणित अनुपात का नियम है। तो प्रत्येक टॉपिक और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला टॉपिक आपका है डियर स्टूडेंट, द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। तो डियर स्टूडेंट, द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो आपका लामनोसाव थे, जो यह एक रशियन वैज्ञानिक थे। तो ध्यान में रखिएगा, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम किसने दिया था। तो रशियन वैज्ञानिक लामनोसाव ने दिया था। डियर स्टूडेंट, द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम होता क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार द्रव्य जो आपका है एक अविनाशी है, यानी कि द्रव्य को ना तो आप नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, बस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार द्रव्य आपका एक अविनाशी है, यानी कि इसको आप ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना तो उत्पन्न, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना द्रव्यमान आपका अभिक्रिया के पूर्व रहता है उतना ही द्रव्यमान आपका अभिक्रिया के बाद भी रहता है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आपको द्रव्यमान का नष्ट नहीं होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डियर स्टूडेंट, स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट, स्थिर अनुपात का नियम फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट ने किया था। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट, प्रत्येक यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से बनाया जाए या किसी भी परिस्थिति में बनाया जाए या किसी भी स्थान पर बनाया जाए, उनके तत्वों में एक निश्चित अनुपात होता है। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार यह बोला जाता है कि कोई भी रासायनिक यौगिक चाहे आप किसी भी विधि से बनाएं या किसी भी परिस्थिति में बनाए या किसी भी स्थान पर बनाए, उनके तत्वों के द्रव्यमान के बीच एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे आप जल ले लीजिए, तो जो आपका जल होता है इसका आपका रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो यह जो आपका जल है, चाहे वर्षा का जल हो, चाहे आपका समुद्र का जल हो या नदी का जल हो, इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक निश्चित अनुपात होता है। तो यही आपसे बोला गया है कि कोई भी रासायनिक यौगिक चाहे आप किसी भी विधि से, चाहे किसी भी परिस्थिति में, चाहे किसी भी स्थान से लें, उनके तत्वों के बीच आपका एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे मैंने जल को लिया, चाहे समुद्र का जल हो, चाहे वर्षा का जल हो या नदी का जल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक निश्चित अनुपात होगा। जैसे हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो आपका 2 होता है, तो 2 भाग हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो हो जाएगा 4। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो आपका होता है, द्रव्यमान संख्या आपका होता है 16। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट, जो आपका हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक बराबर होता है। जैसे मैंने H2O लिया था, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों समान होता है। तो एक आपका द्रव्यमान संख्या होता है हाइड्रोजन का, तो 2 भाग है तो 2 आपका हो जाएगा हाइड्रोजन का द्रव्यमान। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो आपका 16 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु क्रमांक का दोगुना आपका द्रव्यमान संख्या होता है। कैंसिल कर लीजिए, तो 2 एक कम 2
और 2 अर्थे 16 है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो अनुपात है वो आपका 1:8 आ जाएगा। तो स्थिर अनुपात का नियम भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डियर स्टूडेंट गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम का प्रतिपादन जो है जॉन डाल्टन ने किया था। यह जो आपका टॉपिक है गुणित अनुपात का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा और इस चैप्टर में आपको 10 से 15 क्वेश्चन गुणित अनुपात के नियम पर ही देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा गुणित अनुपात के नियम क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक आपका है कार्बन डाइऑक्साइड और एक आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। तो गुणित अनुपात के नियम के अनुसार यदि एक तत्व का द्रव्यमान संख्या आपका समान हो, जैसे यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, यानी कि दोनों में कार्बन का जो द्रव्यमान है वो तो आपका फिक्स है, लेकिन ये यहाँ पर यदि आप ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे तो 16 होगा और यहाँ पर यदि आप ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे तो 32 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि गुणित अनुपात के नियम के अनुसार किसी एक तत्व का द्रव्यमान संख्या सेम होता है, लेकिन उसके साथ जो जुड़ा दूसरा तत्व है वो आपका एक सरल गुणित अनुपात में होता है। जैसे 16 दूना 32 हो गया। यहीं पर यदि नेक्स्ट वाला आपका CO3 होता तो O3 का द्रव्यमान संख्या कितना होता? O3 का द्रव्यमान संख्या आपका होता है 48। तो हो जाएगा आपका 16 दूना 32 और 16 तीन 48, यानी एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान होता है और जो आपका दूसरा जुड़ा हुआ तत्व होता है उसमें एक सरल गुणित अनुपात होता है। जैसे आप देख सकते हैं 16 दूना 32, 16 तीन 48, ये आपका गुणित अनुपात का नियम होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डियर स्टूडेंट। ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मैंने ले लिया मीथेन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन का तो एक निश्चित अनुपात है, लेकिन हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर एक तीसरा तत्व बना सकते हैं। तो देखिएगा 2 भाग ऑक्सीजन है और 4 भाग हाइड्रोजन है, जिसको आप 2H2O के रूप में लिख सकते हैं। तो व्युत्क्रम अथवा तुल्य अनुपात का नियम यही कहता है कि यदि आप एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो और दूसरा आपका मीथेन हो, तो एक का तो द्रव्यमान संख्या आपका फिक्स है, दूसरे में से आपके दूसरा तत्व जो जुड़ा है दोनों यौगिक से, उसे आप एक नया तीसरा यौगिक बना सकते हैं। यही आपका व्युत्क्रम अथवा तुल्य अनुपात का नियम है। अब डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बिना देखे आप टिक कर सकते हैं, हाँ यही नियम है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। तो स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन डियर स्टूडेंट प्राउस्ट ने किया था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है ये जिन यौगिकों से। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया कि एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो और दूसरा आपका मीथेन हो, तो यदि एक तत्व का द्रव्यमान संख्या आपका फिक्स हो तो दूसरे तत्व से एक नया यौगिक बना सकते हैं, जैसा कि H2O बनाया गया है। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, शीशे के 3 ऑक्साइडों में सीसा क्रमशः 92.83%, 90.65% तथा 89.10% है। ये आंकड़े जिस नियम की पुष्टि करते उसे प्रतिपादित किया था। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपको परसेंटेज में कोई सा भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिया जाए, आपसे परसेंटेज में कोई सा भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिया जाए, हमेशा वह गुणित अनुपात का नियम होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चाहे कुछ भी लिखा हो क्वेश्चन में, यदि परसेंटेज में इस तरीके से दे दिया रहे तो हमेशा ध्यान में रखिएगा ऐसे क्वेश्चन गुणित अनुपात के नियम होते हैं। अब गुणित अनुपात के नियम की किसने दिया था? गुणित अनुपात के नियम को डाल्टन ने दिया था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है। बोला है एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं, प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः 76.47, 61.78 और 51.68 है। ये आंकड़े दर्शाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया
कि परसेंटेज में इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा ध्यान में रखिएगा वह गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार से है, आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आयतनों के संयोग का जो नियम था वो गैलुसेक ने दिया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार से है, कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है जिसमें क्रमशः 42.8% और 27.27% है, यह उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी आपसे परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा जाए तो यह समझ जाइएगा कि वह गुणित अनुपात के नियम पर बेस्ड है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से है, तांबे के ऑक्साइडों में क्रमशः 88.7% तथा 78.8% तांबा है, इनमें में इनसे नियम प्रतिपादित होता है। तो मैंने आपको बताया परसेंटेज में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा वह गुणित अनुपात का नियम होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस प्रकार से है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O6 बनते हैं, यह नियम की पुष्टि करता है। तो आप ध्यान से इसको आपको एक सीक्वेंस में जमाना है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा N2O3 दिया है, N2O4 दिया है, N2O5 दिया है, यानी कि नाइट्रोजन का आप देख रहे हैं N2 यहाँ पर भी, N2 यहाँ पर भी, N2 यहाँ पर भी, यानी कि नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या वो आपका तो फिक्स है। नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या है वो आपका फिक्स है। यहाँ पर इसमें एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखो N2 है, NO देखो ऐसे होगा आपका, एक होगा आपका ए, आपका N2O होना चाहिए, जो दूसरा वाला है ये आपका N2O होना चाहिए, फिर आपका आएगा N2O2, फिर आपका आएगा N2O3, फिर आपका आएगा N2O4, फिर आपका आएगा N2O5। तो आप देख सकते हैं N2 का सारे जगह जो द्रव्यमान संख्या है वो आपका सेम है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो आपका एक सरल गुणित अनुपात में है। यहाँ पर O है, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O3 है और यहाँ पर O4 है, यानी कि ऑक्सीजन के बीच एक सरल गुणित अनुपात में चल रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस इसको आप एक सीक्वेंस में जमाएंगे तो आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस प्रकार से है, यौगिक के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं होती है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, यौगिक के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं होती है? तो देखो CO और CO2 ये तो गुणित अनुपात के नियम का पुष्टि कर रहा है। अब देखो यहाँ पर CuO और Cu2O है, यानी ऑक्सीजन का यहाँ पर फिक्स द्रव्यमान रखा है, और यहाँ पर आपका Cu है और यहाँ पर आपका Cu2 है, यानी ऑक्सीजन का फिक्स द्रव्यमान है, और जो कॉपर है उसमें एक सरल गुणित अनुपात चल रहा है, यानी यह भी आपका गुणित अनुपात का नियम है। अब देखो यहाँ पर CO2 है लेकिन यहाँ पर H2CO3 है, यानी ये तो आपका पक्का नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गुणित अनुपात का नियम है, क्योंकि सल्फर का तो सेम है, ऑक्सीजन का एक सरल गुणित अनुपात में यहाँ पर O2 है और यहाँ पर A3 है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं करता है। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस प्रकार से है, कार्बन तथा ऑक्सीजन दो यौगिक CO बनाता है और CO2 बनाते हैं। यदि कार्बन का परमाणु भार 12 तथा ऑक्सीजन का 16 है तो यौगिकों की संरचना प्रदर्शित करती है। देखो CO है और CO2 है, तो कार्बन का तो सेम द्रव्यमान है, यहाँ पर ऑक्सीजन है यानी O है और यहाँ पर O2 है, तो O और O2 के बीच कौन सा अनुपात होगा? गुणित अनुपात का नियम, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन रिक्टर ने किया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में केवल 2 ही टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो यह आपसे पूछा जाएगा कि किस नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, पहला टॉपिक। दूसरा आपका गुणित अनुपात के नियम पर क्वेश्चन बनता है, और आपका किसी भी टॉपिक से इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गुणित अनुपात के नियम का निरूपित करने वाले यौगिक का युग्म है। तो कौन सा आपका इन चारों में गुणित अनुपात के नियम का पुष्टि करता है? तो आप देख सकते हैं सिंपल सा है, CO और CO2 आपका गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है क्लोरीन हाइड्रोजन तथा सोडियम से क्रिया करके क्रमशः HCl तथा NaCl बनाती है। यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन में परस्पर क्रिया की हो तो इनका अनुपात होगा, यानी कि सोडियम और हाइड्रोजन के बीच आपको अनुपात बनाना है। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार आपका 1 होता है। तो सोडियम और हाइड्रोजन के बीच क्रिया की हो तो अनुपात होगा तो 23:1 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस प्रकार से है, जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक तथा 50% जल है। यदि स्थिर अनुपात का नियम सही है तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है, तो 0.5 ग्राम की आवश्यकता होगी। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, एक नाव में एक पात्र में 2.433 ग्राम बेरियम क्लोराइड लेकर उसमें 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त बेरियम सल्फेट तथा हाइड्रोलिक अम्ल के भार का योग होगा। तो आपको दोनों द्रव्यमान को जोड़ लेना है, यानी 2.433 को और 0.98 से जोड़ेंगे तो आपको 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका इस प्रकार से है, कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए। प्रत्येक नमूने में 27.3% कार्बन और शेष ऑक्सीजन पाई गई। जिस नियम की इससे पुष्टि होती है, इस नियम को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। आपको यह बताना है कि जो यह नियम की पुष्टि करता है, इस नियम की पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कहाँ से थे। तो इसमें आप एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि जो आपका कार्बन का परसेंटेज है वो आपका 27.3% है, लेकिन ऑक्सीजन जो है भिन्न भिन्न पाई गई। तो मैंने आपको बताया था, जब एक तत्व का द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान संख्या है वो एक सरल गुणित अनुपात में हो, तो वो आपका गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। अब गुणित अनुपात के नियम का पालन करने वाले डाल्टन जी कहाँ के थे? तो गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन करने वाले जो डाल्टन जी थे, ये आपका फ्रेंच के थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3 है और 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान, तो मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार आप द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना द्रव्यमान आपका अभिक्रिया से पूर्व रहेगा उतना ही द्रव्यमान आपका अभिक्रिया के बाद भी रहेगा, यानी कि द्रव्यमान में कोई भी लॉस नहीं होगा। इस तरीके से इसमें आपको यह पूछा है कि अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान क्या होगा, तो अभिक्रिया के बाद भी कुल द्रव्यमान उतना ही रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके CO2 बनाता है और H2O बनाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तो इनके द्रव्यमानों में अनुपात, देखो क्या बोला है, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे, तो ये आपका कार्बन है और ये आपका हाइड्रोजन है। तो देखो कार्बन कितना है, कार्बन 1 भाग है, और हाइड्रोजन कितना भाग है, हाइड्रोजन आपका 2 भाग है। तो बोला है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तो इनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा। तो कार्बन का बाबू
द्रव्यमान संख्या कितना होता है, कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो आपका होता है 12, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है, लेकिन 2 भाग है तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा आपका 2 होगा। 2 से काट लो तो 2 छक्का 12, फिर 2 1 कम 2, यानी कि 6:1 आ जाएगा। इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन में, सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ देखना यार, यहाँ पर पूछा है कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तब इनके आयतनों में अनुपात होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है ये यहाँ पर इन्होंने 2 ले लिया है, तो 2 लेने पर देखिएगा कार्बन का तो 12 हो जाएगा, और यदि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 2 लेते हैं तो 2 भागा तो 4 होगा, या 2 से कैंसिल करिए, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, यानी कितना आएगा 6:2 आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व जितना द्रव्यमान होता है उतना ही आपका रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी द्रव्यमान होता है। तो कोई भी जो आपका रासायनिक समीकरण होता है वो आपका द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार आपका संतुलित होता है। जैसे आप संतुलित करते हैं ना, जैसे आपका CO है, C धन O है, इसको यदि आप लिख दिया जाए CO2, तो सबसे पहले आप करते क्या हैं, दोनों साइड के द्रव्यमान संख्या को आप समान करते हैं। तो कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर आपका राइट साइड में ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन 2 करना होता है। तो कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम किस नियम का उपयोग करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उपयोग करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को आप ध्यान से समझिएगा। द्रव्य की अविनाशिता का नियम निम्न में से किन अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है। द्रव्य की अविनाशिता का नियम निम्न में से किन अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपकी द्रव्य की अविनाशिता का नियम होता है ये आपका नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रियाओं में ज़्यादा विखंडन हो जाता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में अत्यधिक ताप और दाब की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका नाभिकीय अभिक्रियाओं के कंडीशन में आपका द्रव्य की अविनाशिता का नियम का कंडीशन फॉलो नहीं करता है। देखिएगा डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए उसमें उपस्थित अवयवों तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है, यह कथन किस वैज्ञानिक का है। तो मैंने आपको एक नियम बताया है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम में होता क्या है, कोई भी यौगिक चाहे आप किसी भी विधि से बनाएं, चाहे किसी भी परिस्थिति में बनाएं या किसी भी स्थान पर बनाएं, उसमें जो आपके तत्वों के बीच अनुपात होता है वो निश्चित होता है। जैसे कि मैंने आपको जल का एग्जाम्पल बताया, जो आपका जल है चाहे समुद्र का जल हो, चाहे वर्षा का जल हो या नदी का जल हो, उसमें आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक निश्चित अनुपात होता है। ये आपका स्थिर अनुपात का नियम है। और स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको बताया रासायनिक संयोग के नियम चैप्टर नंबर 3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछने पर आपको कैसे उसका आंसर देना है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आपको कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।